Today we will discuss Taylor's scientific management. See, according to F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor, उनका मानना ये था कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, एक साइंटिफिक वे होता है और हमें उस काम को साइंटिफिकली ही करना चाहिए, न कि हिट और ट्रायल मेथड के बेस पे किसी भी काम को करना चाहिए। टेलर का मानना ये था कि किसी भी काम को करने के लिए एक अप्रोच यूज़ होनी चाहिए जो कि साइंटिफिक अप्रोच होती है। साइंटिफिक अप्रोच ये बोलती है कि एनी प्रॉब्लम फर्स्टली कंसिडर्ड एज वन एक्टिविटी and then we have to find different alternative solutions to solve that problem and then analyze those alternative and select the best one. For what? The prime and the main focus of Taylor's principle is to achieve efficiency in the production. टेलर का मानना यह था कि प्रोडक्शन यूनिट में जो प्रोडक्टिविटी के अंदर एफिशिएंसी होती है कि भाई कम से कम कीमत पे अच्छे से अच्छे रिजल्ट को अचीव करना, ये केवल और केवल अचीव होती है साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू। सो टेलर ने पूरी जो स्टडी करी वो अचीविंग एफिशिएंसी इन दी प्रोडक्शन यूनिट्स पे उन्होंने करी। फैक्ट्री पे टेलर के प्रिंसिपल लगते हैं, अधिकतर वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं। वर्कर्स और उनका जो मैनेजमेंट होता है, सुपरवाइजरी लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनके लिए टेलर ने स्टडी करी। टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टेलर की जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ये बेसिकली फैक्ट्री को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो चलिए one by one we will discuss all the principles and the techniques given by F.W. Taylor. The first principle given by F.W. Taylor is science not rule of thumb. देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है science not rule of thumb. साइंस तो हम जानते ही है, किसी भी काम को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका जो कि प्रूवन होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटेड होता है। एंड व्हाट इज रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब मीन्स डूइंग समथिंग इन ट्रेडिशनल वे। पुराने ज़माने से जो चले आ रहा है उसी चीज़ को उसी तरीके से करते आना, उसे रूल ऑफ थंब कहते हैं। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, हमें किसी भी काम को करने के नए नए तरीके खोजते रहना चाहिए ताकि वो काम और बेहतर तरीके से सके और ज़्यादा एफिशिएंटली, कम से कम कीमत पर हम उस काम को ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हुए परफॉर्म कर सकें। तो टेलर सेज दैट डोंट फॉलो और डोंट ऑलवेज रिले अपॉन दी ट्रेडिशनल मेथड्स और रूल ऑफ थंब ऑफ परफॉर्मिंग एनीथिंग इन दी production unit. We have to always research or find out the new ways of doing the things, okay, for achieving the efficiency. तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये बोलता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें नए नए तरीके ढूंढते रहना चाहिए, पुराने बाबा आजम जमाने के तरीकों पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए। नई नई रिसर्च करो साइंटिफिक वे में, तो हर काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, तो वो हमें ढूंढना चाहिए। So according to Taylor, science not rule of thumb says that there is one best method of doing everything and that is always one scientific approach. So we have to find that method only. The next principle given by F.W. Taylor is harmony not discord. देखिए यहाँ पर भी वही है जैसे मैंने आपको बताया, science not rule of thumb. Similarly here harmony not discord. It means what? There should be complete harmony between the workers and the management. Okay? टेलर का एक टेक्निक दिया हुआ है जिसे कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। लास्ट टेक्निक है टेलर का, वो और ये दोनों सेम ही है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर बोथ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपने जो थिंकिंग है उसको चेंज करना चाहिए। उनका जो थिंकिंग एट्रीब्यूट है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझे, दोनों ये जान ले कि मैनेजमेंट वर्कर्स के बिना अधूरा है और वर्कर्स भी मैनेजमेंट के बिना अधूरे हैं। दूसरी बात जो ये प्रिंसिपल बोलता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो ये बोलता है कि मैनेजमेंट शुड शेयर द प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट और एडिशनल प्रॉफिट विद देयर वर्कर्स टू मोटिवेट देम, है ना। अगर मैनेजमेंट अपना एडिशनल प्रॉफिट वर्कर्स के साथ में शेयर करेगा तो वर्कर्स और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड नाउ डेज many places we can see the example. Suppose हमने देखा होगा many sales executives are getting additional bonus if they are achieving their target or sometimes if they perform better than given target. So harmony not discord का मतलब होता है mental revolution, कि एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझे, एक दूसरे का थिंकिंग क्राइटेरिया चेंज करे कि नहीं हम भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है और वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। The next and the third principle given by F.W. Taylor is cooperation not इंडिविजुअलिज्म। क्या होता है इसका मतलब? दिस प्रिंसिपल इज वन एक्सटेंशन टू हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि मैनेजमेंट शुड वेलकम
the idea and the suggestions of their workers. Management should feel that they are very important part of the organization. Similarly, workers have to cooperate with their management. Workers should understand sometimes the problems and always try to achieve the goal of the organization. Workers do not follow their unnecessary or additional demands and not always go on strikes and other problems for the organization. तो मैनेजमेंट और वर्कर्स जो दोनों हैं, दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि दोनों को समझना पड़ेगा कि हमें एक दूसरे को कॉपरेट करना है. मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के लिए सजेशंस और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को पार्ट बनाना चाहिए, और जो वर्कर है उनको भी मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. मैनेजमेंट जो टारगेट सेट करता है उसके लिए पूरी जी जान लगानी पड़ेगी. वर्कर को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट भी जरूरी है और मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर भी जरूरी है. So this was the third principle of F.W. Taylor. The fourth principle given by F.W. Taylor is development of each and every individual to his or her greatest efficiency. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टेलर का मानना ये था कि किसी भी वर्कर को जो हम अपॉइंटमेंट देते हैं वो साइंटिफिकली देना चाहिए. एक बात, सपोज आपको कोई टेक्निकल जॉब करने के लिए पर्सन चाहिए तो उसका टेक्निकल एजुकेशनल ग्राउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अलॉन्ग विथ टेक्निकल एजुकेशनल ग्राउंड वी प्रीफर टेक्निकल एजुकेशनल बैकग्राउंड, इट मीन्स एक्सपीरियंस टू. अगर ये दोनों होता है तो हमें उसे ऑलवेज प्रीफर करना चाहिए. साइंटिफिक वे में किसी आदमी का सिलेक्शन होना चाहिए. और फॉर अचीविंग बेटर एफिशिएंसी वी हैव टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग ऑल्सो. ये ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज के बच्चे हमेशा एक्सपीरियंस ही हो. तो जब हम अपॉइंट करते हैं लोगों को किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में, तो हमें उन्हें ट्रेनिंग भी देना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये हमारा एडिशनल खर्चा है. नो, अगर आपका वर्कर एफिशिएंट है तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को अचीव कर पाएगी. तो हमें हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना है. लोगों को ट्रेनिंग दो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स को, उनको जितना अच्छा आप ट्रेन करोगे वो रिसोर्सेज को उतना ज़्यादा अच्छा करेंगे यूज़, और रिसोर्स जितना ऑप्टिमली यूज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी कामों में आएगी. मैं बार बार एक वर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ एफिशिएंसी, क्योंकि टेलर के जो मैंने चारों प्रिंसिपल आपको बताए और जो मैं टेक्निक आपको आगे बताने वाला हूँ, इनका सबका एक ही मेन मोटो है, अचीविंग दी एफिशिएंसी इन दी प्रोडक्शन. तो देखिए हमने 4 प्रिंसिपल टेलर के आज डिस्कस करें. द फर्स्ट टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर इज फंक्शनल फोरमैनशिप. देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है. F.W. टेलर का मानना ये था कि किसी भी काम को एक व्यक्ति अच्छे से कर सकता है, लेकिन सारे कामों को एक अकेला व्यक्ति अच्छे से नहीं कर सकता. एक व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन एक ही चीज़ में होता है. फंक्शनल फोरमैनशिप इज वन एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन. दोनों मान सकते हैं. डिवीजन ऑफ लेबर आपको मिलेगा हर जगह. टेलर का मानना ये था कि फैक्ट्री में अगर हमें काम करना है तो स्पेशलाइजेशन को लीड करने के लिए हमें 8 अलग अलग फोरमैन्स को अपॉइंट करना पड़ेगा. 8 फोरमैन में से जो 4 फोरमैन थे वो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर काम करते थे, और जो 4 फोरमैन बचे हुए थे वो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में काम करेंगे. और ये जो दोनों इंचार्ज है ये फैक्ट्री मैनेजर के अंदर काम करेंगे. ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर, उसके अंदर 2 इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज में 4 फोरमैन काम करेंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 फोरमैन काम करेंगे. चलिए प्लानिंग इंचार्ज के अंडर जो 4 फोरमैन काम करेंगे उनकी बात करते हैं. द फर्स्ट फोरमैन इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क इज अपॉइंटेड टू डिसाइड द रूटीन ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड वन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको जारी करेगा. थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. Time and cost clerk decide or plans for the time taken for the production and the estimate cost of the production. And the fourth one is disciplinaire. डिसिप्लिनियर जो होता है वो प्रोडक्शन के दौरान जो डिसिप्लिन नेसेसरी होते हैं उनको देखता है. नाउ वी डिस्कस दी फोरमैन्स वर्क्स अंडर दी प्रोडक्शन इंचार्ज. The first one is speed boss. Speed boss is responsible to maintain the proper speed of production. The second one is route
सेकंड वन इज गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम ये होता है कि मेक अवेलेबल ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक मेन मटेरियल एंड मशीनरीज। द थर्ड वन इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम ये होता है कि रिपेयर बॉस सारी मशीनरीज को प्रॉपरली रिपेयर करके रखता है ताकि समय पर वो सारे टूल्स और मशीनरी जो है वो काम करे, समय पर ख़राब ना हो। द लास्ट फोरमैन वर्क्स अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट, कि जो यूनिट बनी है वो प्रॉपर क्वालिटी की है कि नहीं है, प्रॉपर स्टैंडर्ड की है कि नहीं है। तो ये हमने डिस्कस करे चारों की चारों आपके बॉसेस जो काम करते थे प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर। द नेक्स्ट टेक्निक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देखिए, टेलर का मानना ये था कि किसी भी काम को करने का हमें एक स्टैंडर्ड सेटअप करना चाहिए। स्टैंडर्ड सबके लिए होना चाहिए, हमारी टेक्निक्स का, हमारी मेथड्स का, हमारे यूज्ड होने वाले मटेरियल का, हमारे टूल्स का, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनका। अगर हम एक स्टैंडर्ड इनपुट डालेंगे तभी हम एक स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल पाएंगे, हम एफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता था कि टेलर का मानना ये था कि एक पर्टिकुलर चीज़ों को एक स्टैंडर्ड डिसाइड करो और फिर उसी स्टैंडर्ड को लेके काम करो। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है तो आपको प्रीमियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल ही लेना पड़ेगा। आप चीप रॉ मटेरियल से अच्छी चीज़ को बना नहीं सकते। तो टेलर का मानना ये था कि चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट करा जाए और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, फिर वो ह्यूमन का हो, वो मशीनरीज का हो या फिर वो मटेरियल का हो। सिंप्लीफिकेशन मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी वेरिएशंस इन द प्रोडक्शन फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड अचीविंग द एफिशिएंसी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हो, उसमें प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ज़्यादा वेरिएशंस है या जितने भी ज़्यादा उसके वर्जन्स है, तो जो अननेसेसरी वर्जन है, जो अननेसेसरी वेरिएशंस है, जो कॉस्ट को जबरन बढ़ा रहे हैं, उनको हटा दो। उनको हटाने से कॉस्ट कम होगी और आपको प्रोडक्ट की एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टेक्निक गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड विच इज वर्क स्टडी। Under work study, the first one is method study. देखिए, मेथड स्टडी में टेलर का मानना ये था कि देयर इज़ वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और हमें उस बेस्ट मेथड को ढूंढना है और वो होती है साइंटिफिक अप्रोच। टेलर का मानना होता है कि किसी भी काम को करना है तो पहले आप उसके अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढें, अल्टरनेटिव मेथड्स को स्टडी करें और स्टडी करने के बाद में जो बेस्ट हो, जो कॉस्ट एफिशिएंट हो, उसको सेलेक्ट करो। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। तो मेथड स्टडी में हम उस बेस्ट मेथड को काम करने की साइंटिफिक अप्रोच का यूज करते हुए ढूंढते हैं। अनदर वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन एंड मशीनरी एंड रिमूविंग अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीनरी इन दी प्रोडक्शन प्रोसीजर। जब हम काम करते हैं तो मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो कितने मोशंस कर रही है। ह्यूमन बॉडी के मोशंस को हम देखते हैं कि भाई आदमी नीचे से उठा के सामान ऊपर रख रहा है या ये काम करके बाजू वाले को उठा के दे रहा है। तो उठा के दे रहा है सामान, इससे अच्छा हम एक कन्वेइंग बेल्ट रख दे कि काम करो और बेल्ट अपने आप सामान को आगे लेके जाए। तो यहाँ पर बॉडी का वो जो अननेसेसरी मोशंस था हमने वो एलिमिनेट करा। हमने मशीन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करा कि मशीन कितने मूवमेंट्स कर रही है और कौन से उनको उनसे मूवमेंट अननेसेसरी मोशन है मशीनरी के, हम उसको भी एलिमिनेट करें। हम कैमरे का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, सीसीटीवी कैमरे का ऑब्जर्वेशन के लिए कि भाई बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहे मैन और मशीनरीज के। तो ये होती है मोशन स्टडी कि मोशंस को स्टडी करो और जो अननेसेसरी मोशन है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो हमने देखा कि हमने मेथड स्टडी देखी, हमने मोशन स्टडी देखी। अब जो अगली स्टडी है वो है टाइम स्टडी। अंडर टाइम स्टडी हम ये देखते हैं कि किसी काम को करने के लिए एक रीजनेबल और एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है और हम एक स्टैंडर्ड टाइम पैरामीटर्स टाइम लिखे लोगों को दे देते हैं। देखिए, जैसे एक टास्क था, मैंने 4 लोगों को टास्क दिया सेम टास्क करने के लिए अलग अलग टाइम पे। पहले पर्सन ने उस काम को 1 घंटे में करा, दूसरे ने 1.5 घंटे में करा, तीसरे ने 40 मिनट में करा और चौथे पर्सन ने उसको 1 घंटा 10 मिनट में करा। तो यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन लगा के ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई एक एवरेज टाइम जो लग रहा है, एक स्टैंडर्ड टाइम जो लग रहा है काम को करने का, वो बना रहे।
तो टाइम स्टडी में हम ये देखते हैं कि किसी भी काम को अगर कोई पर्सन प्रॉपरली करे बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के, और एकदम दबाव के साथ में भी नहीं कि उसकी पूरी जान ही निकाल दे, एक स्टैंडर्ड लाइफ कि वो भी फ्री फ्लो में काम करे पर ज़्यादा फ्री भी ना हो और ज़्यादा दबाव भी ना हो। तो टाइम स्टडी में हम किसी काम को करने में लगने वाले समय की स्टडी करते हैं कि कितना रिक्वायर्ड टाइम पीरियड लगता है किसी भी काम को करने के लिए। आफ्टर टाइम स्टडी द नेक्स्ट स्टडी इज फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी इज द स्टडी ऑफ रेस्ट इंटरवल टेकन बाय अ एम्प्लॉय इन फैक्ट्री while performing or doing a particular task. ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स। देखिए फैटिग स्टडी दो चीज़ों की होती है कि एक एम्प्लॉय अगर किसी काम को कर रहा है तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितनी कितनी देर में इंटरवल मांग रहा है। इंटरवल क्यों ले रहा है? स्टेमिना री एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी को वापस लेने के लिए स्टेमिना। देखिए इंसान जो होता है, आप बोलो कोई पर्सन एक ही साथ 8 घंटे काम करे, भाई ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी है, इंटरवल्स लेगी, रेस्ट मांगेगी ताकि स्टेमिना को वापस गेन कर सके, नहीं तो आदमी थक जाएगा, काम की स्पीड कम हो जाएगी। तो जो स्टेमिना है उसको रीगेन करने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए फैटिग स्टडी करनी पड़ती है कि कितनी बार रेस्ट करेगा और कितनी कितनी देर के लिए रेस्ट करेगा। हम देखते हैं फैक्ट्री में 8 घंटे का काम होता है, हकीकत में तो ये होता है कि मजदूरों से काम किसी जानवर से कम नहीं लिया जाता। ये सब बोलने वाली बातें होती है, लेकिन कहीं कहीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे या कोई बड़ी फैक्ट्री होती है, अच्छी फैक्ट्री होती है, वहाँ इसको फॉलो किया जाता है। पर अधिकतर आप अगर जब जाएंगे हकीकत में देखेंगे, सुनने में कड़वा जरूर है पर ये सच है कि हमको देखने को नहीं मिलता। फैटिग स्टडी में होता ये है कि वर्कर की स्टडी करो कि भाई उसको अगर 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे में वो कितने इंटरवल लेगा। भाई वो एटलीस्ट 2 इंटरवल तो लेगा। भाई उसको वॉशरूम जाना होगा, उसको पानी पीना होगा। ऐसा नहीं कि तू काम करते करते ही पानी पी ले, भाई वो खाना भी खाएगा। तो कभी उसको आधे घंटे का ब्रेक दो, है ना, खाना खाने के लिए। फिर उसको 10 मिनट का ब्रेक दो, उसमें उसको रिफ्रेशमेंट के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए चाय वाय पिला दो। तो ये फैटिग स्टडी है। नंबर एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टेकन बाय एम्प्लॉय व्हाइल परफॉर्मिंग एनी टास्क। द नेक्स्ट स्टडी इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखिए टेलर का मानना ये था कि जैसा काम वैसा दाम। टेलर ये बोलता था कि हमें वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, इट इज़ वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेशन, हमें वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए जो उनको हम वेजेस दे रहे हैं उसकी कैटेगराइजेशन कर देनी चाहिए। कि जैसे हमने टारगेट रखा 100 यूनिट प्रोडक्शन इन अ डे, अगर कोई वर्कर इस टारगेट को अचीव करता है तो उसको 500 रुपये मिलेंगे, सिंपल नॉर्मल। 100 यूनिट 500 रुपीज़। इफ समवन प्रोड्यूस मोर देन 100 एंड लेस देन 150, हम उसको देंगे 600 रुपये। अगर कोई 150 से ज़्यादा और 250 से कम बनाता है या 200 से कम बनाता है तो हम उसको देंगे 800 रुपये। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्कर इनडायरेक्टली मोटिवेट हो रहा है फाइनेंशियली कि भाई ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस आउटपुट निकालो, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ पर हमें आउटपुट होने वाली यूनिट्स का, स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी बनाने में ऐसा नहीं हो कि कुछ का कुछ बना दे, और ऐसा भी ना हो कि रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा वेस्ट करें। हमने उसके लिए इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्शन वाला होता है हमारा क्लर्क, उसको हमने रखा है, लेकिन फिर भी हमें स्टैंडर्ड जो आउटपुट यूनिट निकल रही है उसका भी ध्यान देना है। तो डिफरेंशियल पेज बेस्ड सिस्टम ये बोलता है कि जो सैलरी हम उसको दे रहे हैं, जो वेजेस दे रहे हैं वर्कर्स को, कैटेगरी बनाए कि इतनी बनाओगे तो इतनी, इससे ज़्यादा बनाओगे तो और पैसा, उससे ज़्यादा बनाओगे तो और पैसा। लेकिन ज़्यादा पैसा मतलब ये नहीं कि कचरा बनाओ और रिसोर्सेज को वेस्ट करो। ये भी ध्यान रखना हमें जरूरी है कि हम आउटपुट यूनिट की क्वालिटीज़ को वे चेक करेंगे। डिफरेंशियल पेज बेस्ड सिस्टम के बाद आखिरी जो टेक्निक थी टेलर की, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिवोल्यूशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजिंग द थिंकिंग क्राइटेरिया, थिंकिंग एट्रीब्यूट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजर्स टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ should know the importance of each other. Managers should realize that workers are very important. That's why management should welcome their idea and suggestion. And at the same time, workers should also realize that yes, managers are very important. We have to follow the plan and the orders of our managers. जब वो दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तभी सक्सेस मिलेगी। So today we discuss all the principles and the techniques given by F.W. Taylor. I hope आपको ये समझ में आए होंगे। Thank you so much.